जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। थैंक यू सो मच। विश यू हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार इस प्यार के लिए, इस प्रेम के लिए। मैं निशब्द हूं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास आपके इस उमड़ते हुए प्रेम भाव के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। चलो, कहते ना एक बात है कि शिक्षक और सड़क दोनों आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैंने आपके लिए एक चीज लिखी है, एक लाइन लिखी है, वो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ ना। हालांकि मुझे याद नहीं है, वो मैं बोल देता हूँ। आजकल मैं लाइन बहुत बोलने लगा हूं। इस धरती पर चमन बना सकता हूं, इस धरती पर चमन बना सकता हूं, वीराने में फूल उगा सकता हूं। इस धरती पर चमन उगा सकता हूं, वीराने में फूल उगा सकता हूं। वीराने का मतलब समझते हैं बंजर, समझ रहे हो? एक बंजर जमीन का टुकड़ा देखकर, एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर देखो, एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर देखो, उसमें भी उपवन उगा सकता हूं। उपवन जानते हो? उपवन का मतलब होता है बगीचा, बाग। तो दोबारा से बोलता हूं, सुनना। इस धरती पर चमन बना सकता हूं, वीराने में फूल उगा सकता हूं, एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर देखो, उसमें भी उपवन उगा सकता हूं। शिक्षक का काम होता है कि अपने विद्यार्थी को सही गाइड करना, सही दिशा में लेके जाना। चलो यार, कल की क्या आंसर की कल कल पीडीएफ अपलोड हो तो चुकी है। कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? एक बार बताना, क्या पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है कल की क्लास की? हो तो गई है। पीडीएफ अपलोड हो गई ना यार? कुछ बोल रहे हैं कि पीडीएफ अपलोड नहीं हो गई भाई। रंजय, अच्छा ठीक है बेटा। चलो देखो, सबसे बड़ी हमारी जो शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है। सबसे पहली शिक्षक हमारी माँ होती है, क्योंकि माँ से ही हम सब कुछ सीखते हैं। और दूसरे नंबर पर फिर हमारी टीचर का स्थान आता है। माँ सबसे प्रथम शिक्षक होती है, जो अपने बच्चे को शिक्षा देती है। ठीक है? तो चलो, फिजिक्स वाले का टेंशन क्या है, बात क्या है यार? फिजिक्स वाले का टेंशन किस बात का है, मुझे ये बताओ। चलो यार, पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है बेटे, वो है कोलेजन। मैं आपको बताया था कल कि हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोलेजन, और इसको खत्म भी करेंगे। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। मैं हेडिंग लगा दूं, चैप्टर का नाम डाल देते हैं कोलेजन। कोलेजन, कोलेजन। बेटा कोलेजन का मतलब होता है संघट्ट। देसी भाषा में टक्कर बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में से टक्कर कहा जाता है। संघट्ट। मैं प्रैक्टिस वैक्टिस की बात बेटा विश्वजीत बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, फिर नहीं उसी में टाइम निकल जाएगा। स्टार्ट कर रहा हूं। मैं बोला तो था कल, आप लोगों से सब कुछ बताया था मैंने। संघट्ट या इसे टक्कर कहा जाता है। देखो, कोलेजन बेसिकली जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछता है, कई बार नहीं भी पूछता। दोनों पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब बैलेंस टाइप का, पूछ लेगा नहीं भी पूछ लेगा, ऐसा कोई प्रॉपर इसका नहीं रहता। जैसे ऑप्टिक्स है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इलेक्ट्रिसिटी का वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। मैकेनिक्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ चैप्टर्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन ये कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं भी पूछता। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं हालांकि कोलेजन को पढ़ाया जाए तो 2 घंटे से ज्यादा का, 2.5 घंटे भी लग सकता है, टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको डेप्थ में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इसको उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। पहली बात,
यहां से जो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो कंसेप्चुअल होती है बेटा, ठीक है। तो मैं कंसेप्चुअल चीजों पर फोकस करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम ज्यादा यहां पर डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाने का हमारा कोई लॉजिक नहीं रहेगा यार पेपर के हिसाब से, क्योंकि पेपर के हिसाब से टू द पॉइंट हमें पढ़ना है ना। क्लियर बेटा? पहले ये बताओ, क्या कल वाला पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है? बताना 1 मिनट। पढ़ाने नहीं देंगे मुझे, नहीं नालायक, पढ़ाने नहीं देंगे, नहीं यही बोलते रहेंगे। क्या कल वाला पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता, बताना भाई। और बेटा अगर हो गया होगा ना मुकेश, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि लगातार कॉपी पेस्ट मारे जा रहा है। ब्लॉक मारूंगा मुकेश, आज 100% मारूंगा, क्योंकि टेंशन मत ले, मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ, जबकि मैं चेक कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक और बार चेक कर रहा हूँ। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जो ड्रामाबाजी करते हैं ना सीधा ब्लॉक। देख आज तुझे खेल दिखाता हूं मैं, देख कैसे खेल दिखाता हूं। गधे, पीडीएफ अपलोडेड है ऑलरेडी, अपलोडेड है, हो गया तेरा काम मुकेश। अगर आज के बाद, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं तुझे, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, अगर दोबारा तूने कमेंट किया कि पीडीएफ नहीं है, तू देख लेना। आप मैं वार्निंग दे रहा हूं एक लास्ट, क्योंकि ये बेकार का काम जो तुम करते हो ना, ये गलत चीज है। पढ़ने पे ध्यान नहीं देते तुम लोग। चलो आगे बढ़ते बेटा। देखो कॉलेजन का बेसिक फंडा क्या है, देखो कॉलेजन माने होता है संगठ या टक्कर। देखो बात कमेंट की नहीं है, मेरा हमेशा से ये ध्येय रहा है कि मैं हर एक बच्चे को सिखा पाऊं। तो जब बोलता है ना कि पीडीएफ नहीं है, तो लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, टाइम से क्यों नहीं हुई चीज, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोड है, तो फिर इसलिए लगता है। अगर मेरा ध्येय यही है ना कि मुझे सिलेबस कराना है, तो फिर बात अलग है। मेरा ध्येय कभी रहता ही नहीं, मेरा ध्येय रहता है कि मुझे आपको सिखाना है। सिलेबस तो है ही दिमाग में, लेकिन आपको सिखाना है मुझे हर तरीके से। सीखना, एक अच्छा अच्छा शिक्षक बनना है, और आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनाना है। ये मेरा लगातार प्रोसेस में रहता है। चलो, कॉलेजन मतलब बेटा संगत यानी टक्कर। देखो बेसिकली कॉलेजन का मतलब क्या है मेरे दोस्त? बेसिकली कॉलेजन का मतलब है कि दो कोई बॉडी आपस में क्रैश हो जाए। देखो सर क्या बात कर रहे हो, हाँ देखो हम आपको दिखाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं एकदम सत्य बोल रहे हैं। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, देखो ऐसा कुछ, ये क्या, दिस इज कॉलेजन। क्या बेटा कॉलेजन? देखो ये टक्कर हो जाए, तो दो बॉडी आपस में क्या करते हैं, टकरा जाए, दिस इज नोन एज कॉलेजन। अब ये तो हमारी मतलब डेली लाइफ में, लेकिन फिजिक्स की भाषा में कॉलेजन का मतलब कुछ और है। फिजिक्स की भाषा में कॉलेजन का मतलब क्या है, ये तो देसी भाषा में हम समझे भैया। कॉलेजन का मतलब क्या है कि दो बॉडी को टकरा जाए। जैसे आप डेली लाइफ में कील ठोकते होगे अपने घर में कई बार, तो क्या कर रहे हो, हथौड़ा मार रहे हो ना कील पे, तो टक्कर हो रही है। कोई दो बॉडी आके टकरा रही है, तो क्या हो रहा है? समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर? समझे मेरी बात? ठीक। तो ये हमारा कॉलेजन था। लेकिन बेटा जो कॉलेजन होता है फिजिक्स की भाषा में, किसकी भाषा में, फिजिक्स की भाषा में, चलो देखो फिजिक्स की भाषा में क्या होता है कॉलेजन का मतलब, इन फिजिक्स, कॉलेजन का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, इन फिजिक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा इसका मतलब हिंदी में, ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम माने संवेग।
रीडिस्ट्रीब्यूशन होना संवेग का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम टू द बॉडी। वस्तु को क्या होना, मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। ये लाइन आपके लिए बहुत मजेदार है, ध्यान रखना ये वाली लाइन। ये आप टेक्निकल देखो, कुछ चीजें टेक्निकल है उनको ध्यान से समझना है। ये वाली लाइन आपके लिए मजेदार है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। समझे मेरी बात? अब देखो बेटा, जो कॉलिजन होता है ना, संघट्ट, कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। कॉलिजन में क्या रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, पहली बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉलिजन में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी मोमेंटम, जितने भी टाइप के कॉलिजन है सब में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम संवेग, मोमेंटम इज कंजर्व, कंजर्व्ड, मतलब संवेग संरक्षित रहता है। ये समझो पहले। तो मोमेंटम की, कोलिजन की दो बात, ये टेक्निकल बात है जो आपको समझनी चाहिए पहले। ये टेक्निकल बात है जो आपको दोनों समझनी चाहिए। ये कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम टू द बॉडी और मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। दो बातें आपको आनी चाहिए पहले, कोलिजन पढ़ने से पहले दिमाग में बात रख लो। आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, यूट्यूब पर आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखते होगे, लेकिन हमारे स्टूडियो में ना जो कैमरा थोड़ा ऊपर सेट है, मैं एक्सपेरिमेंट कराने वाला था आप लोगों को, लेकिन कारण इसका एक्सपेरिमेंट तो हो जाएगा लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा उतना, क्योंकि जो स्टूडियो है ना यहाँ पे घास है। तो वो इसकी जो एनर्जी है ना, जैसे मैं इसको बॉल को फेंकूंगा तो ऊपर तक नहीं आ पाएगी थोड़ा भी। अगर मैं इसको फेंकूंगा ना तो ऊपर तक नहीं आ पाएगी। तो मैं चीजें थोड़ा समझा नहीं सकता हूँ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर घास है स्टूडियो के अंदर, तो उसकी एनर्जी ज्यादा लॉस हो जाती है, उसको बाउंस नहीं मिल पाता है। बट कोई नहीं, आपने एक्सपेरिमेंट में, आपने अक्सर यूट्यूब पर जब शॉर्ट्स देखते होगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे आपने। लोग क्या करते हैं, फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल के ऊपर बॉल रखते हैं, ठीक है, और फुटबॉल के ऊपर बॉल रखते हैं, फिर दोनों को एक साथ छोड़ते हैं, समझना। एक फुटबॉल लेते हैं, उसके ऊपर बॉल रख देते हैं, छोटी वाली ये जो बॉल है, फुटबॉल लेंगे, और जो क्रिकेट खेलते हैं ये वाली बॉल रख देंगे। और जब बॉल रखते हैं तो क्या होता है, आप देखते हो जैसे ही छोड़ते हैं तो जो फुटबॉल है वो नीचे रह जाती है, थोड़ा सा कम बाउंस लेती है, लेकिन बॉल ऊपर उछल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, फुटबॉल ने इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया। कॉलिजन ही तो था, लेकिन क्या हुआ, मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन। उस बड़ी वाली बॉल को फुटबॉल ने इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको मोमेंटम दे दिया। और मोमेंटम दे दिया मतलब मोमेंटम क्या रहा है इसका, यहाँ कंजर्व रहा है। या बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट देखते होगे यूट्यूब पर बेटा। देखो जो सभी लोग लेट आए सभी को बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। विशु हैप्पी टीचर्स थे, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ लेते हैं ना, आप लेट हो गए थे थोड़ा सा। चलो समझ गए मेरी बात, ये एक्सपेरिमेंट देखें कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलो फिर आगे बढ़ता हूं। जल्दी बोलो हाँ या ना, फास्ट, जल्दी बोलो। बोलो भाई। देखियो ना आप, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऐसा मोमेंटम कंजर्व क्यों रहता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन आपको मैं दे देता हूं। मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन सर ये तो रटने वाली बात है सर, मजा नहीं आया सर। फील दीजिए, देखो फील देते हैं आपको, कंसेप्ट की क्या देते हैं, फील देते हैं। लीजिए फील, फील दे रहे हैं आपको, देखना कैसे देंगे फील। देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, होता क्या है कि मान लो ये कोई बॉल है एक, ठीक है, और इसका मास है m1, और शुरुआत में इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 है, ठीक। और
चलो, प्रशांत सर थे बेटा। चलो, तो ये कोई मास है m1 और इसका वेलोसिटी u1 है बेटा, है ना। एक दूसरी बॉल और है, इसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी बेटा u2 है। ये कॉलिजन से पहले की कहानी है। मतलब एक बॉल ये रहा और एक बॉल ये रहा, है तो नहीं लेकिन समझ लो, है ना। गरीबी है भाई, एक ही बॉल खरीद पाया था मैं, दूसरी खरीद ही नहीं पाया। गरीबी इतनी चढ़ के बोल रही है कि एक ही बॉल खरीद पाया हूं मैं, दूसरी खरीद ही नहीं पाया। तो ऐसा सोच लो ये बॉल है, तो एक ये वाली बॉल जिसका मास m1 और इसकी वेलोसिटी u1, एक बॉल ये रही m2 मास वाली और इसकी वेलोसिटी ये रही, ठीक है। तो दो कंडीशन है बिफोर कॉलिजन, है ना, कॉलिजन से पहले की कहानी है, बिफोर कॉलिजन। चलो, बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले की कहानी है, ठीक है। इसके बाद की कहानी देखो, इसके बाद की कहानी क्या हुआ। अब क्या हुआ, दोनों टकरा जाती हैं बॉल। कब टकराएंगी, जब इस वाली बॉल की स्पीड, ये लाल वाली बॉल की स्पीड इस सफेद वाली बॉल से ज्यादा हो, बस इसकी ज्यादा हो, तभी जाके टकराएगी। अच्छा, तो टकरा जाती है। तो टकराने का कहानी ऐसी होती है, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाती है, ऐसी ऐसी वाली कहानी होती है, ऐसी ऐसी वाली। इसका मास m1, इसका मास m2। ये कब का कहानी है, ये जब है कॉलिजन हो रहा है, टक्कर हो रही है। यानी ये कहानी पता कैसी है, लो भैया इसका भी फील चाहिए तो दे देते हैं, इसका भी तुम भी क्या याद रखोगे। ये कहानी कुछ ऐसी है, ये कहानी कुछ ऐसी है। फील के चक्कर में ये और काम करना बंद किया कर गया, मुझे लग रहा है ये पूरी फील ले गया फिर। ए मेरे भाई, क्यों तंग कर रहा है यार, कुछ तो हो। अरे भाई हो जा। ये पूरा फील ले गया, आज ही सब कुछ होगा क्या। से कहाँ छुपोगे तुम, नारे 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 नारे। देखो ये क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज कोलेजन। कोलेजन हो रहा है ना, ठीक। मेरा कहने का भाव ये था कि जब कोई दो बॉडी आपस में टकराती हैं, तो आप ये क्या फोटो देख पा रहे हो, आप काम गड़बड़ हो रहा है आज कुछ, देख पा रहे हो ना, ये छोटा सा है, टकरा गई ना, ठीक। बस यही दिखाना था। तो टकराने का कुछ ऐसा शेप बन जाता है, कहानी गड़बड़ सी हो जाती है थोड़ी सी, ऐसी, इसे बोलते हैं डिफॉर्मेशन, टूट जाना टकरा के, डिफॉर्मिंग। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों टकराई, समझना, जब ये दोनों टकराई, ये दोनों बॉल टकराई, तो क्या सॉरी, ये जब दोनों बॉल टकराई क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं। क्या कोई दो गाड़ी टकराई, क्या बाहर से थोड़ी ना कोई फोर्स लग रहा है भाई, गाड़ी के अंदर का इंजन चल रहा है ना,
बाहर से तुम थोड़ी ना फोर्स लगा रहे, गाड़ी तो अपने इंजन की वजह से चल रही है। तो इसका मतलब इस पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो आप क्या कहेंगे सर कि बाहर से लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। बाहर से लगने वाला फोर्स क्या है? जीरो। बोलो हाँ के ना। एफ एक्सटर्नल बेटा क्या आ जाएगा? जीरो इस कंडीशन में। और बेटा एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हुआ तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम सब जानते हैं एफ बराबर डीपी अपॉन डी सेकंड लॉ होता है भाई। फोर्स भाई सेकंड लॉ क्या बताता है न्यूटन का? फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है, एफ बराबर डीपी अपॉन डी, यही तो है। और डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो एफ ये एक्सटर्नल होता है। और अब देखो यहां पर एफ एक्सटर्नल क्या है? जीरो है, बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो। अगर इसे आप जीरो कर दोगे तो डीपी कितना हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर बेटा डीपी जीरो आ जाएगा इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि पी फाइनल बराबर पी इनिशियल, मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। बोलो हाँ के ना। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। और मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसे ही बोलते हैं। जब मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, इसे ही कहा जाता है। अब देख लो, इसलिए मैं बोल रहा था ये बात, इसलिए बोल रहा था मैं ये बात। बताओ क्लियर? बोलो हाँ के ना। समझे? ये जो लाइन मैंने आपको दी है इसका रीजन समझ में आया कुछ? ये रीजन, इसका ये रीजन समझ में आया? ये बताइए, क्या रीजन समझ में आया इसका? बताओ, रीजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? पहले ये बताओ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा कॉलेजन बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। कॉलेजन बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कॉलेजन, एक होता है इनइलास्टिक कॉलेजन, प्रत्यास्थ टक्कर, और एक अप्रत्यास्थ टक्कर। देखो ये आपका है पहला वाला है इलास्टिक कॉलेजन, और इसे कहा जाता है प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर। एक होता है बेटा अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर दो चीजें अलग अलग, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। लेकिन इससे पहले एक कोलिजन और होता है, और इस कोलिजन का नाम है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। एक कोलिजन और पढ़ते हैं हम, पहला सबसे। पहला है आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हिंदी में से बोल रहे हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। और दूसरा है बेटा अप्रत्यास्थ, इन इलास्टिक कोलिजन। और बेटा तीसरा है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। जो पहला कोलिजन है ये वाला, इसको थोड़ा समझो बेटा। पहली बात ये, जो कोलिजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? इसके पीछे का कारण क्या है वो बताता हूं। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, वास्तव में प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्यों सर? ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? बताता हूं बेटा क्यों कह रहा हूं। एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो ये हमारे पास एक बॉल है ये, और इस बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए, यहां पर h हाइट से इसे छोड़ा जा रहा है। टकराने के बाद इस सरफेस पर इस बॉल की कुछ न कुछ तो एनर्जी लॉस होगी। क्या जब मैं बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ूंगा तो क्या ऐसा है कि बॉल जितनी हाइट से उसको छोड़ा गया था उतनी ही हाइट पर
ये वापस पहुंच जाएगी। क्या ऐसा संभव है बेटा? क्या ऐसा संभव है? बोलिए हाँ के ना। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बस पढ़ाई के लिए हम पढ़ लेते हैं कि जितनी हाइट से आप बॉल को छोड़ रहे हो उतनी हाइट पर पहुंच जाए। मतलब इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो एच क्या हो गया? एच के बराबर। और ये कब हो सकता है बताइए? ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा हो, मतलब नो एनर्जी लॉस। नो एनर्जी लॉस, ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही हो बेटा, तब ही ये संभव है। देखो ध्यान से, पहले देखते जाओ। ये तभी पॉसिबल है जब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा हो। इसलिए हम बोलते हैं कि बेटा ये जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली हमारी डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मेरे पास सुविधा है नहीं चीजें, क्योंकि आज बारिश पड़ रही थी तो चीजों का अरेंजमेंट हो नहीं पाया, वरना मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता। अगर मैं इस बॉल को छोड़ू ना, बॉल जितनी हाइट से मैंने छोड़ी है वापस नहीं आएगी, थोड़ा कम आएगी लेकिन बराबर हाइट पर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई इसकी एनर्जी लॉस होती है, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में। भाई जब हमने बॉल को छोड़ा तो आवाज आती है, तो एनर्जी हमारी लॉस होती है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है ना, इसलिए जितनी हाइट छोड़ोगे उतनी पर नहीं आएगी। लेकिन ये जो कंडीशन है ये हम कम कंसीडर कर रहे हैं जब एनर्जी का कोई लॉस ना हो, तो इसलिए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या बात समझ में आ गई? मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। चाहे कोई भी टाइप का कोलिजन पढ़ लो, वहां पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मैं यहाँ बेटा स्पेशल केस नहीं लिखूंगा कि इसमें भी कंजर्व रहेगा, इसमें भी कंजर्व रहेगा, इसमें भी कंजर्व रहेगा। ये दिमाग में सेट कर लो, जब आप कोलिजन पढ़ रहे हो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि मोमेंटम तो क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा ही रहेगा। ये अपने दिमाग में सेट कर लो, मैं ये बात बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है? बताओ, क्लियर? 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 बताओ। चलो बेटा, नो एनर्जी लॉस का मतलब है हिंदी में ऊर्जा की हानि नहीं होती है बेटा, संदीप, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के अंदर इसी केस में मुझे बेटा एक बात बताओ, क्या इस केस में काइनेटिक एनर्जी, क्या इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर। क्यों? कि भैया जितनी बॉल्स, जितनी हाइट से आप छोड़ रहे हो उतनी हाइट पर बॉल पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है कि जितनी हाइट छोड़ रहे हो उतनी पर पहुंच रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, वेलोसिटी कंजर्व है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी बेटा? कंजर्व रहेगी। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। तो इस केस में बेटा क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व, गतिज ऊर्जा भी कंजर्व रहेगी। बोलो हाँ के ना। अच्छा एक बात बताओ आगे, क्या टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी? बिल्कुल रहेगी। क्यों? देखो बता, मैंने पढ़ा है टोटल एनर्जी के बारे में कि जितनी हाइट से आप छोड़ रहे हो उतनी हाइट पे पहुंच गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, और जितनी हाइट छोड़ रहे हो उसी हाइट पे पहुंच गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मतलब टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो इसका मतलब बेटा टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। बोलो हाँ के ना। तो टोटल एनर्जी भी बेटा कंजर्व रहेगी, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी आल्सो कंजर्व। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ये सवाल पूछता है, एग्जामिनर सवाल पूछता है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि बताइए कौन से कोलेजन में क्या क्या चीज कंजर्व रहती है, ऑप्शन में डालता है। पवन सर, मोमेंटम कोलेजन के बाद समझो, बताता हूं। पवन, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, पहली बात, बॉडी का मोमेंटम नहीं। मैं अगर ये मोमेंटम कंजर्व की बात कर रहा हूं तो सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम का। मैं पार्टिकुलर इस एक ऐसे बॉल को छोड़ा, बॉल की बात, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। एक एक कार थी, एक एक कार थी, दोनों टकराई, तो इस कार का मोमेंटम कंजर्व नहीं, पूरी कार, इन दोनों दोनों कार को मिला के क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो अपन सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। चलो इतनी बात यहां तक क्लियर है भाई? चलो आते हैं बात इनइलास्टिक कोलिजन पर, इसको देखते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है बेटा? इस केस का मतलब है ये इसी एग्जांपल से समझ लेना यहीं से। इसका मतलब है कि, एक मिनट, इसका मतलब है कि जो हाइट है वो ज्यादा होगी एच से,
समझ लो हाइट क्या होगी, ग्रेटर देन h, ये वाला केस है। समझ गए? मतलब ऐसे देखो, ये रही बॉल, इस इस बॉल को मैंने h हाइट से ड्रॉप किया, इस बॉल को मैंने h हाइट से ड्रॉप किया, तो क्या हुआ, ये यहां पहुंच गई। ठीक है, मतलब ये रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आप डेली, ये कॉलेजन वो जो आप डेली लाइफ में आपके साथ होता है, ये वो कॉलेजन है जो आपका डेली लाइफ में आप देखते हो, है ना। तो ये कॉलेजन कौन सा है बेटा, डेली लाइफ में होने वाला, डेली लाइफ में। यहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ये हमारे पास कॉलेजन का, है ना। तो यहां पर अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा, इसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी का लॉस होता है। यहां पर एनर्जी का लॉस रहता है। समझ गए मेरी बात? मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मोमेंटम यहां भी कंजर्व रहेगा। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मोमेंटम बेटा यहां पर क्या रहेगा, वो भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्योंकि बता चुके हैं कॉलेजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी क्या करती है, एनर्जी हमें पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है कि एनर्जी हमेशा एक जगह से दूसरी दूसरी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो मैंने जब इस बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा, ये बॉल अपनी जगह पर नहीं आ पाई, इसका मतलब क्या है, आप देखो, आपको दिख रहा होगा, जब मैं इस बॉल को ऊपर से छोड़ूंगा तो आपको अपनी जगह पर आती हुई नहीं दिखाई देगी, ये कहां रह गई। जब मैं इस बॉल को छोड़ रहा हूं तो आपकी जगह पर नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, मैं इस बॉल को छोड़ रहा हूं तो अपनी जगह पर नहीं आ रही। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कि इस बॉल की जो एनर्जी है वो लॉस हो चुकी है, और वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, या फिर वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो एनर्जी लॉस हो गई, किस फॉर्म में, एनर्जी लॉस किस फॉर्म में, इन लाइट एनर्जी, या इन सॉरी इन हीट एनर्जी, इन हीट, साउंड एनर्जी। क्या कंसेप्ट क्लियर है ये बताओ, बताओ भाई। क्लियर? देखो दोबारा देखो, जब मैंने इस बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा, जब इस बॉल को मैंने ऊपर से नीचे छोड़ा, तो आप देख रहे हैं अपनी जगह पर नहीं आ पा रही है, मतलब ये वाला केस फॉलो नहीं कर रही है, नहीं आ पा रही। ये वाला जो केस है बेटा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहां एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। लेकिन जब इस बॉल को मैं ऊपर से नीचे छोड़ूंगा तो ये अपनी जगह पर नहीं आ रही है, इसका मतलब यहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। जब इस बॉल को मैं ऊपर से नीचे छोड़ूंगा, इसका मतलब ऊपर नहीं आ रही, दैट मीन्स एनर्जी का लॉस हो रहा है। और एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, हम देखते हैं बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो साउंड, आवाज आती है। ये बॉल को छोड़ेंगे थोड़ी गर्म भी हो जाएगी। क्या है ये, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। प्रवीण कह रहा है सर फर्स्ट वाले में आपने कहा एच बराबर एच, बड़ा कंफ्यूजन है यार। मेरे भाई पहले वाले केस में बोला है कि एच बराबर एच रहेगा, लेकिन मेरे भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, गधे के लिखिए क्या लिख रहा है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये भी तो लिख रहा है। अजीब है। अरे भाई ऐसे ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे ऐसे खींचना नहीं, छोड़ना है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना। बस दिमाग नाम दिमाग बेच खाए हो सब। ये देखना है क्या था, ये देखना क्या था, कब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जब तुम फोर्स लगाओगे, देख जब तुम फोर्स लगाओगे, अगर तुमने फोर्स लगाया, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? नहीं रहेगा। देखो ना कंडीशन, ये कब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कब कब रहेगा, जब बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो होगा। और जब तुम ऐसे खींच के मारोगे तो इसका मतलब क्या है, यहां पर बाहर से एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही नहीं। तो मैं इसको इस तरीके छोड़ रहा हूं, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है इसको। गधा हो एक नंबर के, ऐसे लग रहा है कब को पढ़ के ही नहीं आए, कभी रट के बैठे हो चीजों को। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट।
ये तीसरा केस देखो, थर्ड केस। थर्ड केस देखो ध्यान से। ये थर्ड केस हमसे क्या कहता है? थर्ड केस बेटा हमसे बोलता है कि सर जो एच है ना, ये बहुत ज्यादा 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 होता है एच का। ये केस है। ये एग्जाम्पल का मतलब हो गया, ये वाला वो केस है। ये कौन सा केस है? जैसे मान लो आपके पास गन है, बंदूक, और बंदूक में गोली आपने गुटका दबाया, ट्रिगर दबाया, तो किसी फट्टे में गोली फंस गई। वही वाला तो केस है। ये क्या है बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। यहां पर जो हाइट होगी ये बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और यहां पर सबसे ज्यादा लॉस होगा एनर्जी का। बोलो हाँ के ना? यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो अगर मैं मैक्सिमम एनर्जी के लॉस की बात करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस कहां होगा बताओ? हाँ भाई, मैक्सिमम अगर मैं लॉस की बात करूं तो कहां होगा? यहीं तो होगा मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? मोमेंटम तीनों केस में कंजर्व रहेगा सिस्टम का। तो अगर मैं सबसे ज्यादा लॉस की बात करूं तो एनर्जी में सबसे ज्यादा लॉस कहां होगा? ए। अब तीनों की कंडीशन को मैंने बढ़िया तरीके से एक ही पेज में एक्सप्लेन कर दिया, आप ध्यान से देख लेना चीजों को, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा, अगर मैं नोट डालूं यहां पर एक जो मैंने लिखा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस किस में होगा ये बताओ? जल्दी बोलो, अभी लिखा हूं मैं। मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस। और मिनिमम किस में होगा? मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बोलो भाई, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। दूसरा, नो लॉस ऑफ एनर्जी कहां होगा? जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस में नहीं होगा? लॉस नहीं होगा। इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? क्लियर है? क्लियर? दोनों बातें ये जो बताना चाहता था दोनों क्लियर हो गई हमारी। नेक्स्ट, मोमेंटम कंजर्व कहां रहेगा? तीनों केस में बता चुका हूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं। बताओ। ठीक है, चलो इसके बाद अगला केस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, यहीं से हमारे, मैं डायरेक्ट स्विच कर रहा हूं आगे, पढ़ने को भी यहां पर बहुत टाइप के कॉलिजन होते हैं, मैं थोड़ा समझा रहा हूं। कल आपने देखा था विराट कोहली आउट हुआ था, कल 2 दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली खेल रहा था, तो आउट कैसे हुआ था विराट कोहली? कैसे हुआ था? बॉल आई थी, बॉल आई थी, और बॉल आके आपने देखा था बल्ले के एज से लगी थी, किनारे से, और लगने के बाद वो सीधा धरती में टकराई, फिर स्टंप में जाके लग गई। ये कौन सा कॉलिजन है? इसे कौन सा कॉलिजन कहते हैं? आपने कई बार देखा है कि एक बॉल ये, एक बॉल ये है, बॉल से बॉल सीधा के टकराए। जैसे आपके घर में कोई भाई है, अब सर में सर, सीधा उसके सर में सर मारो, इसे बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। और हेड ऑन कॉलिजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्चुअली 1D होता है सीधा का सीधा, एक 2D होता है। जैसे कैरम खेलो कभी, कैरम 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 खेले हो, तो कई बार कैरम जब देखते हो, आप मारते हो ना, जब कैरम मारते हो तो क्या देखता है? जब साइड से लगता है कैरम, जब एक वो जो गोला सा जब एक दूसरे से लगता है साइड से, किनारे से, तो एक इधर भाग जाता है, एक इधर भाग जाता है, साइड में भाग जाता है ना, किनारे से लगता है तब। ये साइड कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन नहीं होता। तो ये कई प्रकार के कोलिजन होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके सिलेबस में मत पढ़ने, ठीक है? क्लियर? यार बॉल बहुत अच्छी डाली थी उसने, नो डाउट, तगड़ी बॉल डालता वो बंदा। पाकिस्तान के बॉलर इसमें नो डाउट, सिंगर और बॉलर भरमार है भाई। पाकिस्तान में बॉलर की कमी नहीं है, खान है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बॉलर वही बहुत अच्छा होता है जिसकी हाइट अच्छी होती है। जब वो हाइट ज्यादा होगी ना, तो हाइट होने पर कारण है,
जब बॉलर की हाइट ज्यादा होती है तो बाउंस अच्छा जाता है बॉल के अंदर। और कितने आप देखिए जितने भी ब्रेटली जैसा ऑस्ट्रेलिया का बॉलर क्यों अच्छा था, हाइट अच्छी थी। मोस्टली जितने भी बॉलर अच्छे हैं उनकी हाइट अच्छी होगी, जो अच्छा हाइट अच्छी होगी उसकी बॉलिंग अच्छी होगी, वो बाउंस अच्छा मार सकता है, ऊंचाई से बॉल आती है उसकी, तो खेलना बहुत टफ काम है। जॉनसन कितने कितने नहीं है, नो डाउट। चलो इसमें कोई शक नहीं है बेटा, पाकिस्तान के अंदर नो डाउट बेहतरीन बेहतरीन बॉलर आए हैं और खान है बॉलिंग की वहां पे। चलो भाई, बुमराह गायब हो जाता है 2 साल के लिए फिर से बार, जब जरूरत पड़ती है बस आईपीएल खेलने आता है वो। चलो, अपने भारत में क्या है ना, टीम सेलेक्ट होती है पता है वर्ल्ड कप के 2 महीना पहले, तब फाइनल होता है यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। चलो नया टॉपिक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगला टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है हिंदी में से बोलते हैं प्रत्यवस्थान गुणांक। प्रत्यवस्थान गुणांक, प्रत्यवस्थान गुणांक, प्रत्यवस्थान गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। प्रत्यवस्थान गुणांक होता क्या है बेटा? प्रत्यवस्थान गुणांक को हम बेसिकली ई से दर्शाते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? ई से। पहली बात, इसको किससे दर्शाया जाता है? ई से। ई से दर्शाते हैं इसे, ई से। ये होता क्या है वो देख लो। रूट स्मॉल एच अपॉन स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। ठीक है, ई बराबर स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। स्मॉल एच आपको पता है कौन सी थी? हाइट ऑफ रीबाउंड, उछाल की ऊंचाई। ये क्या थी? हाइट ऑफ रीबाउंड, उछाल की ऊंचाई। हाइट ऑफ रीबाउंड, उछाल ठीक है। और ये क्या है? कैपिटल एच है। ये जब जिस बॉल से हाइट को मतलब छोड़ा जा रहा है वो है। क्लियर? हाँ भाई, तो ये रेशियो है बेटा और कुछ नहीं। ठीक है, इसको हाइट ऑफ फॉल बोल दो, बोलना चाहो तो, गिरने की ऊंचाई, हाइट ऑफ फॉल, गिरने की ऊंचाई। और भी इसका मतलब होता है लेकिन आपके लिए यही पढ़ना है। तो ई बराबर स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच रूट में होता है। इसको कहा जाता है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ रिबाउंड, उछाल की ऊंचाई, और हाइट ऑफ फॉल, गिरने की ऊंचाई का अनुपात कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। और इस पर सवाल बनते हैं, वो देखो। अब देखो यहां से कई सवाल बनते हैं, वो देखो क्या है जो एग्जाम में पूछे गए, वो देखो नोट डाल के। क्वेश्चन क्या बनते हैं यहां से, नोट डाल के देखो। क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि सर, पहली बात, पहला केस ध्यान से देखना कि क्या ई की वैल्यू 1 हो सकती है? कहेंगे हो सकती है। कब केस हो सकता है बताइए? ये ई की वैल्यू 1 कब हो सकती है बताओ? पहला, ई की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है बताओ? सर ई की वैल्यू 1 तब हो सकती है जब हाइट क्या हो, दोनों बराबर हो। मतलब ये कब हो सकता है सिर्फ संभव? जब स्मॉल एच कैपिटल एच के बराबर हो, तब ये वाला जो केस है वो बराबर हो सकता है। मतलब इस केस में ई की वैल्यू 1 हो सकती है। बोलो हाँ के ना? और इसी कोलेजन को हम क्या नाम दे रहे थे? क्या नाम दे रहे थे इस कोलेजन को?
परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर बोल रहे थे ना, हो सकता है ना। अच्छा, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये संभव है? देखते जाना, यहीं से बोलता जाऊं। क्या ये संभव है? अब क्या ई की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, ये बताओ। क्या ई की वैल्यू, दूसरा केस, क्या ई की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, ये बताओ। ये बताओ, क्या ये संभव है? ये कब ज्यादा हो, क्या ये संभव है, ये बताओ। इट इज पॉसिबल और नॉट। ये कब ज्यादा हो सकती है? ये तब ज्यादा हो सकती है जब ये वाली हाइट कम हो। भाई हमने लिखा 4/3, तभी तो एक से ज्यादा हो सकती है। लेकिन क्या ये केस बन पाएगा? क्या ऐसा होगा कि ये वाली हाइट कम हो और ये वाली ज्यादा हो जाए? जो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई होगा, आप फोर्स मत लगाओ, छोड़ो, तो ऐसा संभव नहीं है। बताइए, क्या ये संभव है? दिमाग में लगा पा रहे हो? मुझे बताओ, क्या बेटा ये संभव है, ये वाला केस? ये बताओ फास्ट। इट इज पॉसिबल और नॉट? फास्ट बताओ। ई इज ग्रेटर देन 1, इट इज पॉसिबल और नॉट? बताओ जल्दी से। क्या संभव है ये? इट इज पॉसिबल और नॉट? नहीं संभव बेटा, क्योंकि इस केस के लिए क्या हो जाएगा, इस केस के लिए क्योंकि क्या हो जाएगा यहां पे हो ये जाएगा बेटा कि जो एच है ना, ये ज्यादा हो जाएगा, तब ये कंडीशन बनेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, और ये हो नहीं सकता। ये ई की वैल्यू कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, तीसरा केस। अच्छा, क्या ई की वैल्यू एक से छोटी हो सकती है? बताइए, क्या ये हो सकती है? तो ये तो आराम से हो सकती है, बोलो हाँ कि ना। संभव है ना, क्योंकि इस केस में क्या है कि हाइट एक कम होनी चाहिए, एच ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है, इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, क्या ये केस संभव है, ये बताओ। क्या ई की वैल्यू 0 हो सकती है, ये बताओ। क्या ई की वैल्यू 0 हो सकती है, ये बताओ। क्या ई की वैल्यू 0 हो सकती है, ये बताओ। इट इज पॉसिबल और नॉट? क्या ई की वैल्यू 0 हो सकती है? कब? ये तब होगी जब हाइट क्या हो, ये 0 हो जाए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। ये तब संभव है, परफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। ये तब संभव है जब जब बंदूक से गोली निकल के जा रही है, फट्टा में फंस जाए जाके, या बंदूक से गोली निकल के जा रही है, बालू में जाके फंस जाए। ये संभव है ना, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? परफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। मेरे शेर बता, क्या तुझे सारे के सारे केस क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? सारे के सारे केस क्लियर हो गए कि नहीं हुए? और एग्जाम में यही डायरेक्ट सवाल बनता है कि बताइए कि इसमें से कौन सा कोलिजन है जब ई की वैल्यू 1 होगी, छोटी होगी, ज्यादा होगी। ये सारे के सारे केसेस बनते हैं। बताइए मेरे भाई, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? ये बताओ फास्ट, एवरीथिंग क्लियर और नॉट? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। हाँ, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन संतोष प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? बंदूक चलाइए कभी, गोली सीधा बालू की रेत में मारना, फंस जाएगी। क्या हुआ? क्या रिबाउंड होके आई, उछल के आई? नहीं आई। सिंपल, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा एक काम करो, कीचड़ लो, कीचड़ को मारना दीवार में, आती है लौट के कभी? पॉसिबल है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन भैया पॉसिबल है। लेकिन डेली लाइफ में जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो कोलिजन कौन सा है? वो ये वाला कोलिजन था, इनलास्टिक। ये कम देखने को मिलेगा, ये डे लाइफ में, आप डे लाइफ ये होता है, लेकिन डे लाइफ में ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलो फिर प्रैक्टिकली देखना, बंदूक चला लेना ना, फंस जाएगी गोली जाके। रुक जाओ, इस बार मुझे घर जाने दो, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। बंदूक गोली चलाऊंगा
अब फंस जाएगी उसमें, खूब प्रैक्टिकल देखते रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो कोलेजन बेटा होता है समाप्त हमारा। उम्मीद कर रहा हूं आप कोलेजन को बढ़िया तरीके से चीजों को सीख पाए होंगे। कुछ नहीं, मेन चीज क्या है एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं। सबसे बड़ा फंडा, कोलेजन में क्या कांस्टेंट रहता है सिस्टम का, क्या क्या, मोमेंटम। रीजन दे दिया हूं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, आप देख सकते हैं मोमेंटम कंजर्व क्यों रहता है। और इसके बाद फिर इसके टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तीनों केसेस। और इसके बाद कहां लॉस कम ज्यादा होता है वो केसेस में समझ लिए, फिर ये वाला केस। चलो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी पीडीएफ को यहीं मतलब खत्म कर देते हैं ना, क्योंकि फिर हम नए चैप्टर की पीडीएफ, इसकी पीडीएफ बना लेता हूं मैं यहीं, है ना। क्यों भाई, इसकी पीडीएफ बना लेते हैं ताकि अलग सेव हो जाएगी आप लोगों के लिए। फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब, कोलेजन डाल देता हूं। ठीक है, इसको सेव कर देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिर मैं आपको मोशन इन 1D करा देता हूं। ठीक है, क्यों भाई, क्लियर। हाँ इतना ही था। वो इलास्टिटी नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे संतोष, अरे मेरे भाई इलास्टिटी के नाम में पढ़, इस इलास्टिटी वाले केस में पढ़ेंगे क्योंकि डिफॉर्मेशन फोर्स उसकी ज्यादा रहती है और वो उसका लॉजिक यहाँ पे नहीं है। इलास्टिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। छुट्टी चाहिए क्या आज, सर टीचर्स डे, छुट्टी कर दीजिए। क्यों मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो टीचर्स डे का नाम लेके कि सर छुट्टी कर दो, टीचर्स डे आज। हाँ यार मैं क्रिकेट खेलता हूँ, स्टेट लेवल तक खेला हूँ मैं क्रिकेट, बहुत शौकीन रहा हूँ, आज भी हूँ, लेकिन अब टाइम निकाल नहीं पाते। जब मुझे मौका मिलता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या खेलते हैं, बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, कीपिंग भी करता हूँ, फील्डिंग भी जबरदस्त करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम करता हूँ। ये मत करो भाई, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो कि सर आज छुट्टी चाहिए। मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए चीज अरेंज किया था, लेकिन आज बारिश पड़ रही थी, चीजें करा नहीं पाया, नहीं तो आज कॉलेज में बेहतरीन बेहतरीन एक्सपेरिमेंट होते। बट कोई नहीं, किसी नेक्स्ट टाइम अब देखा जाएगा। पक्का डन, मैं सिलेक्शन लेके आओ तब चलते हैं। धीरज मैं ही हूँ खुद। हाँ हाँ हाँ, और क्या सूरज। चलो, हाँ हाँ हाँ, ऑलराउंडर है भाई। चलो चलो चलो। सर आज भर छुट्टी, ड्राइव मारते हैं। अच्छा, मेरा फास्ट बॉलिंग की वजह से कीपर नहीं बनता मेरी टीम में, ओ वाह। मेरे साथ भी यही होता था। चलो, हाँ हाँ अंकित, बिल्कुल सही बात है। ये बात सुजीत अभी मत पूछो यहाँ। हाँ हाँ क्यों नहीं सुधीर, बताऊंगा। जनेन्द्र कह रहे हैं सर सवाल नहीं लगता अपन से, बताता हूँ बेटा। पहले सिलेक्शन लेके आओ तब खेलेंगे, पक्का डन प्रॉमिस। लेकिन पहले सिलेक्शन लेके आओ, सिलेक्शन लो, क्रिकेट खेला जाएगा, लेकिन पहले सिलेक्शन बेटा, फर्स्ट सिलेक्शन, उसके बाद ही क्रिकेट खेलने को मिलेगा। चलो चलो भाई, आगे बढ़े फिर। ये आपकी पीडीएफ सेव हो गई है, ठीक है, जिससे कि आपको इस पीडीएफ मिल जाएगी अब, अलग से मिल जाएगी, मतलब उसी में नहीं मिलेगी। अब जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ना उसमें नहीं मिलेगी, अलग से मिलेगी उसी में, है ना। मैंने अलग सेव कर दिया ये पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, इसका पीडीएफ अलग सेव कर दिया, आपको अलग मिल जाएगी कॉलेजन नाम से। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में बात कर लूँ फिर मैं। चलो, क्वेश्चंस नहीं लगते, क्वेश्चंस न लगने का रीजन क्या है,
समझो यार, बहुत बोल रहा है ये बच्चा, बड़ा परेशान है मुझे लग रहा है। जनेन्द्र नाम है क्या है इसका? देखो बताता हूँ, सीरियसली बात सुनो तो फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे लगाओ आप। बात मानो तो बताऊं, खाली पूछने के लिए मत बोलना। अगर वास्तव में नहीं लग रहे हैं, अगर आप उस मेथड को अप्लाई करोगे आप, तो वास्तव में आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। मैं बताता हूं, सुनना। चलो देखो, कुछ नहीं करना। न्यूमेरिकल की बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। न्यूमेरिकल का सीधा फंडा है, मैं कुछ बात बताता हूँ। देखो, जो ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th बहुत अच्छे से नहीं किया है, 12th भी ऐसे ही बस बोर्ड के प्रेशर की वजह से थ्योरी वोरी रट ली थी और जाके पास हो गए बस। अब प्रॉब्लम है कि मुझे जल्दी सिलेक्शन लेना है, तो न्यूमेरिकल फिजिक्स से कैसे लगाया जाए। आप एक काम करो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपके पास कंसेप्ट है, उसको आप रिवाइज करो। पहला काम, जो टीचर आपको क्लास में क्वेश्चंस लगवा रहा है वो आप लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ कराता हूँ, वो लग जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, एक ऐसी बुक लो इसमें सॉल्व्ड क्वेश्चन हो। ध्यान से देखना, इसके बाद क्या करना है, एक सॉल्व्ड बुक लेनी है। मान लो आज हमने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे हमने यही आज वाला चैप्टर वर्क एनर्जी यानी कॉलिजन नाम का चैप्टर पढ़ा हमने, ठीक है। आज हमने संगत यानी कॉलिजन नाम का चैप्टर पढ़ा था, संगत। तो हमने क्या करा, सर ने तो क्लास में क्वेश्चंस लगवाए थे। अब मेरा काम क्या है कि मैं अपनी वो सॉल्व्ड क्वेश्चन वाली किताब को खोलूंगा, और जब उसे खोलूंगा तो जाके उसमें से वो क्वेश्चंस लगाऊंगा। मान के चलो आज तो मैंने कॉलेजन पूरा खत्म करा दिया है, लेकिन कोई और चैप्टर करा था, जितना कंसेप्ट हो गया था उतने कंसेप्ट तक मुझे यहां से क्वेश्चन छांट के इसमें से लगाने हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की ऐसी ऐसी बुक लो जिसमें सॉल्व क्वेश्चन टॉपिक वाइज हो, वो लगाने हैं। क्योंकि होगा क्या कि अगर आपसे नहीं होगा, आप पहले क्वेश्चन को देख के करना है, ऐसा नहीं सीधा दिमाग नहीं लगाना। ये उनके लिए जिनसे नहीं बन रहे हैं। जब आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करोगे तो देख के, आपके सामने किताब खुली हो, आराम से देख के लगाओ कि हो क्या रहा है। एक्चुअली स्टेप को पहचानो, क्या करो, स्टेप को पहचानो कि अच्छा यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे हो रहा है, ठीक ठीक स्टेप। फिर उसी टाइप पर क्वेश्चंस करने 15-16 उसी टाइप पर, वैसे ही क्वेश्चंस फिर दूसरा करना है, हल्का सा चेंज क्वेश्चन में उसी टाइप पर। फिर देखना यार, फिर उसको क्या, किताब को बंद करो, खुद ट्राई करो सॉल्व क्वेश्चंस को, हो जाएगा। नहीं होगा खोलो फिर, ऐसे करके ट्राई करना है। 15-16 क्वेश्चंस को ऐसे ही करते रहोगे ना। अब जो सर ने आपको सीट दी है, या जो अनसॉल्व्ड बुक और लेनी है आपको, सॉल्व्ड के साथ एक अनसॉल्व्ड बुक भी लेनी है। अब इस अनसॉल्व्ड को लगाना है आपको, क्वेश्चंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे सर। और एक बात बता दूं आपको, 100% किसी से नहीं लगते हैं। 100% के चक्कर में मत रहा करो, ये प्रॉब्लम है। जब हमारी महिला मित्र होती है तो हमारी 100% उम्मीदें रहती है कि अब इसी से शादी करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम पर हमें धोखा मिल जाता है। तो 100% उम्मीद नहीं रखना। 100 में से अगर 95% क्वेश्चन लगा रहे हो, दैट इज बेस्ट, कोई बुराई थोड़ी ना है। चलो, जीडी के लिए यार, देखो जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ नहीं करना। आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए। देखो जीडी एयरफोर्स के लिए आपका इंग्लिश थोड़ा ठीक होना चाहिए, लेकिन जो आप हरकतें करते हो ना यहाँ पे कि सर इसका हिंदी लॉस का मतलब नहीं पता, मैक्सिमम का मतलब नहीं पता, तो उससे तो भाई मुझे उम्मीदें खत्म लग रही है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, उस पर काम करो, ठीक है। समझे? यार ये प्रॉब्लम है। अब देखो इंडिया का पेपर नहीं है, कट ऑफ उससे पहले ही आने लगी। एक तो भाई साहब ऐसे थे कि पेपर चल रहा है तुरंत ही कट ऑफ बता दिया, बिना पेपर देख के कट ऑफ बता दिया। अरे ये सब ड्रामाबाजी है बेटा, क्यों इससे चक्कर में पड़ते हो गया तुम्हारा, बात करें, तुम्हें बात बहुत करते हो। मैं डीपीपी के बारे में बता रहा हूँ आपको। आपको डीपीपी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 3 दिन के अंदर डीपीपी आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। और 2 दिन बाद आपको मैं प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 दिन बाद प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक। हाँ। अरे भाई मैं क्यों चक्कर में पड़ रहा है, ऐसी बार मैं आपके लिए है ही नहीं, अपना टाइम खराब कर रहे हो आप।
ऐसी वर्मा यूज मत करो। ठीक, चलो। तो नया चैप्टर है हमारा बेटा, दैट इज मोशन। काइनेमेटिक्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको देख लेना, देखना थोड़ा सा, एक इंट्रो दे रहा हूं, देख लो। काइनेमेटिक्स ब्रांच है, काइनेमेटिक्स। और एक काइनेमेटिक्स के अंदर दो वर्ड आपको दिख रहे होंगे, एक तो मिल रहा होगा काइने, और एक मिल रहा है आपको मैटिक्स। ये दो चीज आपको दिख रही होंगी। तो मैटिक्स का मतलब है स्टडी, और काने का मतलब है मोशन। काने का मतलब मोशन, मैटिक्स का मतलब स्टडी। आपको समझ में आ गया मुझे करना क्या है इस ब्रांच के अंदर? मोशन की स्टडी करनी है, बात खत्म। अब हमारी जितनी ये ब्रांच चलेगी काइनेमेटिक्स, इसमें क्या करेंगे हम? मोशन की स्टडी करेंगे। अब सर मोशन कितने टाइप का है, कितने प्रकार का मोशन है जिसकी स्टडी करेंगे? आप सब जानते हैं मोशन इन 1D 2D और 3D, मोशन तीन प्रकार का पढ़ते हैं हम लोग। हम मोशन तीन टाइप का पढ़ते हैं बेटा। मोशन इन 1D, मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति, एक विमीय गति 1D बोल दो या वन डायमेंशन बोल दो। एक विमीय गति बोलते हैं इसको, 1D को। और दूसरा क्या है, 2D, या फिर जो 1D है ना, इसी को बेटा चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी इसको बोल देते हैं। दूसरा मोशन इन 2D, द्विमीय गति, टू डायमेंशनल, तो हिंदी में कहते हैं द्विमीय गति। जहां पर आप दो चैप्टर पढ़ोगे, पहला चैप्टर कौन सा है? सर्कुलर मोशन, वृत्त गति, और एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन नाम का चैप्टर पढ़ोगे और इसकी हिंदी है बेटा प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? प्रक्षेप्य गति। ठीक है। और दूसरा है उसका सर्कुलर मोशन, वृत्त गति। सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये पढ़ना है आपको, ये दो ब्रांचेस पढ़ने, ये आपको इतना मोशन में कवर करना है, देख लो। सिलेबस आपके सामने है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। क्लियर? ये भाई देख लो, समझ में आ गया? तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है? मोशन की स्टडी करनी है। 1D के लिए पढ़ना है, 1D वाला जो चैप्टर है ना, मोशन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, और कुछ नहीं है। 1D का मतलब बेसिक समझ रहे हो क्या है? वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और कुछ नहीं। 1D का मत, एक मिनट बेटा, मोस मोशन इन स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब, सरल रेखा में गति। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति या सरल रेखा में गति। जो आप सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हो ना, ये सीधी रेखा बोल दो या सरल रेखा बोल दो। इंट्रो आपको मिल गया होगा, बोलो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको नहीं पढ़ना ना थर्ड? चलो।
चलो बेटा, थोड़ा अर्जेंट प्लान सर थे, थोड़ा थोड़ा अर्जेंट था। आपकी क्लासेस के डिस्कशन चल रहा था कि वो प्रैक्टिस क्लास कब से लेनी है। प्लान सर थे तो क्लासेस का डिस्कशन हो रहा था, है ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, 2 दिन में, 2 से 3 दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्लास, लगातार चलेगी आपके एग्जाम तक, मतलब 1 महीने से ज़्यादा लगातार प्रैक्टिस लूंगा मैं, ठीक है। पिंटू ये कल तक इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलो यार, आज बहुत टाइम खराब हो गया, आज टीचर डे था ना, तो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया आज, ठीक है। तो फिर कल कल यहाँ से शुरुआत करेंगे यार, है ना, कल शुरुआत करेंगे फिर, है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे मोशन। और हाँ, एक चीज और सुन लो, सुनो 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 सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो में एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिकॉर्ड कर लिया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना वक्त मिलेगा नहीं ना आपको लाइव। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं आपको 4 से 5 दिन में देने वाला हूँ पूरा लाइव रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा रिकॉर्डेड देने वाला हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं पूरा रिकॉर्डेड देने वाला हूँ, मैं कर चुका हूँ आपके लिए सेशन रिकॉर्ड, ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा, जिससे कि आप देख लो। क्लियर, ये भी आप लोगों के लिए मैं कर दिया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जरूरत के हिसाब से जो सेशन मुझे रिकॉर्ड, क्योंकि लाइव उतना देख नहीं पाओगे ना आप, पेपर भी है, तो उस हिसाब से मैं रिकॉर्डेड भी करता जा रहा हूँ आपके लिए चीजें, ठीक है। सारी चीजों का मैं ध्यान रखना, परेशान मत रहो, एंजॉय करो आप बढ़िया तरीके से, बस पढ़ते रहो, पूरा एफर्ट लगा दो, बाकी का तो हम हैं यार, क्यों दुखी होते हो, ठीक है। तो 3-4 दिन में दे दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, टेंशन मतलब पूरा है, क्योंकि अभी कमेंट किया तो मुझे याद आ गया, इसलिए मुझे याद आ गया, मैं कर लिया हूँ। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बात है। चलो यार, कल मिलते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है पढ़ाई से, ये बताओ, पढ़ाई से रिलेटेड कोई परेशानी किसी को, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत किसी को, समस्या तो नहीं बेटा, ये बताओ फास्ट। कोई दिक्कत किसी को, समझ में नहीं आ रहा ऐसा है। क्लासेस के नीचे मैं कमेंट नहीं देख पाता आपके, होते ही नहीं, मुझे लगता है कि कमेंट पता नहीं कोई करता ही नहीं कुछ, इसका मतलब कमेंट नहीं करते, समझ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या पीक्यू का, हाँ ठीक है, टेंशन मतलब पीवाईक्यू होने स्टार्ट तो बोल रहा हूँ, 2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक 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 ठीक। और कुछ, डीपीपी की संतोष रुक जाओ यार 2 दिन बस, अब देखो ना डीपीपी तुम्हारी हवा बनाता हूँ मैं, कैसे सॉल्व होंगे डीपीपी, डीपीपी को हलवा बनाने वाला हूँ मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, वो भी पिंटू 2 दिन में सब हो जाएगा आपका, जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट होगी ना उसी टाइम मैं टेलीग्राम चैनल बताऊंगा आपको, जैसे 2-3 दिन मतलब मैक्सिमम 3 दिन में, ठीक है, ठीक है संतोष ठीक ठीक है बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यार के लिए, इस प्रेम के लिए, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार आपका। उम्मीद करूंगा कि आप लोग आ, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, और अपना जीवन अव्वल बनाइए, सफल हो, ये उम्मीद है, और यही भगवान से मतलब प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन हमेशा सुखमय हो, और आप हमेशा दीर्घ आयु हो और ज्ञानवान हो। तो मेहनत करते ना बेटा, है ना। डीपीपी का बोल तो रहा हूँ ना, 2 दिन बाद से आप डीपीपी लगाना स्टार्ट कर जाओगे ना। मैं, भाई साहब वेट नहीं होता है, कुल बुलाता रहता है कुछ ना कुछ, 2 दिन रुक जाओ ना, मैं टाइमिंग वाइमिंग सब बता दूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैराथन लूंगा ना मैं डेली, तो उस हिसाब से आपको टाइम मिल जाए बीच में 1 घंटा, उस हिसाब से मैं शेड्यूल आपको दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, है ना। चलते हैं, कल मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम जगह, जय हिंद।